हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्यारे से सेशन जहां पर हम करने वाले हैं क्या, द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जी हां, सही सुना आप लोगों ने। और मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चावला और आप सभी का इस प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की, यानी कि आज के फर्स्ट लेक्चर की। तो द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। स्टोरी की तरीके समझिएगा, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि समझना जरूरी है, रटना मना है। तो चलिए, जो मेन मोटिव था द पार्टीशन ऑफ बंगाल का अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। क्योंकि उनको पूरा बंगाल हैंडल करने में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत बड़ा एरिया है, तो क्यों ना इसके टुकड़े कर देते हैं, ताकि एरिया दो पार्ट में बढ़ जाएगा तो इजी रहेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी उसमें पुलिस रखना, कानून बनाना, वहां के लोगों की हेल्प करना एंड ऑल सब फालतू की बातें। बस दे सेड, उनका कहना था द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज टू बिग। जो बंगाल का प्रांत था, इलाका था, बहुत बहुत बड़ा था। ओके, टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज नॉट इजी फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू रूल सच अ लार्ज प्रोविंस, ऐसा उनका कहना था। बट एक्चुअली बंगाल को डिवीजन करने के बहुत अलग कारण थे उनके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फिलहाल यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बंगाल को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो है वो डिवाइड किया गया। हाउएवर द ऑफिशियल्स हु वर्कड आउट द प्लान हैड अदर कंसील्ड मोटिव। कंसील्ड मोटिव्स मतलब होते हैं हिडन मोटिव्स। ऐसे डिवीजन करने वाले लोगों के ना मन में खोट था, वो जानते थे कि ये रियल रीजन नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना है हमें, बस बात ये। तो कंसील्ड मोटिव्स यानी हिडन मोटिव्स क्या थे? तो सबसे पहले आपको बता दूं, नव सेंटर था पूरे इंडियन नेशनलिज्म की। बंगाली बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट ले रहे थे, है ना, पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स इस बात से चिड़े हुए थे। उनको लगता था अगर बंगाल को कमजोर कर दिया जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है वो कमजोर किया जा सकता है। तो द ब्रिटिशर्स होप टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, जो वहां पे आग लगी हुई थी उसको रोकना चाहते थे बाय पार्टीशनिंग बंगाल। ओके, पॉलिटिकल पर्पस जब इनसे पूछा गया तो सर हार्बर्ट रेजले, जो कि होम सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या कहते हैं? बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। जब तक बंगाल जुड़ा रहेगा, यूनाइट रहेगा, इज अ पावर, इज अ स्ट्रांगनेस। सो बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवन डिफरेंट वेज। अगर हम बंगाल को बांट देंगे तो बंगाल खुद अलग अलग कई चीजों में बंटने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्लिट अप, तोड़ देना है, एंड देयर बाय टू बिकम अ सॉलिड बॉडी ऑफ अपोनेंट्स टू आवर रूल। जो हमारे खिलाफ करने वाले लोग हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ने वाले नेता है, इनको तोड़ने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल से। सेकंड पॉइंट क्या था कंसीडर मोटिव, सुनिएगा। द पार्टीशन ऑफ द स्टेट वाज इंटेंडेड टू गर्व बंगाली इन्फ्लुएंस। एक्चुअली इंडियन नेशनलिज्म पे बंगाली इन्फ्लुएंस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चट्टोपाध्याय, और भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे आपको जहां पे मिलेगा कि भाई राजा राम मोहन राय, जहां पे बंगाली इन्फ्लुएंस ज्यादा मिला। अंग्रेज इस बात से डरे हुए थे कि कैसे भी करके बंगालियों को कमजोर करना है, तो उनका रीजन बंगाल डिवीजन नहीं था। उनका रियल रीजन था कि ये नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस में आने वाले जो लोग हैं बंगाली, उनको अलग करना और मूवमेंट को कमजोर बनाना। तो प्लेसिंग बंगाली के साथ प्रॉब्लम नहीं थी अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन, बट बाय रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी इन इट्स बंगाल इटसेल्फ। पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, दो पार्ट में सोचिए बंगाल डिवाइड हो गया। एक पार्ट वो जिसमें मुस्लिम ज्यादा थे, एक पार्ट वो जिसमें हिंदू ज्यादा थे। अब जो बंगाली है, जो एक्चुअल में वहां पे लोग जिसको मान्यता दे रहे हो, जो नेशनल मूवमेंट में पार्ट प्ले कर रहा है, बंगाली कौन था? हर वो इंसान जो वहां पे बंगाल में रह रहा है। ऐसा नहीं है, बंगाली यानी बंगाली बोलने वाला। अब सुनेगा, उसको क्या होगा जब हिंदी वाले अलग हो गए, है ना, मुस्लिम उर्दू बोलने वाले अलग हो गए, तो बच्चे बीच में जो कॉमन लोग, जो बहुत कम लोग रह गए, तो वो अपने आप को माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इस बात से बंगाली और खौफ खाएगा, गए मैं तो कहीं का नहीं रहा। सो द पार्टीशन वाज मीन टू फोस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन बेस पे कर रहे थे, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और बंगालियों को अलग तरीके से काटा जा रहा था, मतलब उनको तोड़ा जा रहा था। ईस्ट बंगाल वुड बी प्रिडोमिनेटली अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट एंड वेस्ट बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजोरिटी। तो आप समझ चुके हो, ईस्ट बंगाल किसके नाम किया गया? मुस्लिम लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल किसके लिए गया? हिंदू मेजोरिटी। नाउ बंगाली कहां है? बंगाली का तो पता ही नहीं है। आप उनको क्या बना के रख रहे हो? माइनॉरिटी। क्योंकि जब हिंदी राज्य, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, यानी वेस्ट बंगाल होगा, वहां पे हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, बंगाली फिर कम रहेंगे, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी के सामने माइनॉरिटी। सिमिलरली जब आप मुस्लिम्स बना रहे हो तो वहां पर उर्दू बोलने वाले होंगे, तो फिर वहां पे अगेन ये माइनॉरिटी होंगे। तो ये एक इनका प्लान था। कंक्लूजन बात करें, इंडियन नेशनलिस्ट बिल्कुल मना कर रहे थे, क्लियरली कंडेम्ड इट। हम विरोध करते हैं, हमें ये नहीं पसंद है। उन्हें पता था दैट वाज अ डेलिबरेट अटैक, जानबूझ के किया गया अंग्रेजों का वो कारनामा था जिसमें बंगालियों को रिलीजन बेस पे डिवाइड किया जाता है, हिंदू मुस्लिम बंगाली ऐसे करके, ऑन टेरिटोरियल ग्राउंड्स। हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम अलग कर दिया, बंगाली बीच में बच गए।
जिससे क्या होगा, डिसरप्ट एंड वीकन नेशनलिज्म बंगाल, जिससे कि नेशनलिज्म जो आंदोलन है बंगाल में वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू अपनी सोचेगा, मुस्लिम अपनी सोचेगा और बंगाली अपने आप को यही महसूस करता रहेगा, मैं कब माइनॉरिटी बन गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दे फेल्ट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कुड हैव बीन बेटर। अगर अंग्रेजों को करना ही था अच्छे से, अगर अंग्रेजों को लगता है कि बंगाल बहुत बड़ा था और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे चलाना इजी नहीं था, तो उसके लिए वो क्या कर सकता था, हिंदी स्पीकिंग बिहार, उड़िया स्पीकिंग उड़ीसा एंड बंगाली स्पीकिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, यानी लैंग्वेज बेस पे करता। बट अभी आपने क्या देखा, हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, यानी रिलीजन बेस पे मेजोरिटी नहीं करता, लैंग्वेज बेस पे कर देता, जो हमने खुद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में की थी। आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, वो इसी शॉर्ट से ऐसा कनेक्ट करता है। मोreover द मैनर इन विच द अनाउंसमेंट, और सबसे बुरी बात, जिस तरीके से हल्ला गुल्ला में किया गया, हमारी बिना मंजूरी के किया गया, हमें बिना हमारे सेंटीमेंट को सोचे समझे किया गया, वो सबसे गलत बात थी। आगे बात करते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट की। पीपल स्टार्टेड अ मूवमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट करते हैं, जिसे एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि पार्टीशन उन्होंने किया था ना। यहां पे आप लोगों ने क्वेश्चन, अगर दम है ना तो ये बताओ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था और कब किया था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू अ माइटी अपसेट व्हिच ब्रॉट पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स टुगेदर। जब बंगाल का डिवीजन हुआ ना, तो नेता परेशान, लोग परेशान, और सब एकजुट आ गए कि हमें इस पार्टीशन को रोकना है, यानी हमें एक मूवमेंट चलाना है, एंटी पार्टीशन। चलो आगे चलते हैं। The Indian National Congress and the Nationalists of Bengal opposed the partition. Obviously, multiple parties थी, they were all opposing the partition movement. Within Bengal की बात करें, बहुत सारे पॉपुलेशन, जैसे कि जमींदारों की संख्या, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट, वुमेन, सब के सब खड़े हो गए इन अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंस। अपने इलाके को बंटने नहीं देना है, उसके लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग जाते हैं पार्टीशन के मतलब दुख में कि क्यों किया, और टाउन हॉल है कोलकाता में, वहां पे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। फ्रॉम दिस मीटिंग, यहां के बाद जो जो लोग आए थे वो सब अलग अलग इलाकों में जिसमें गए थे, जिस इलाके से आए थे, और वापस वहीं चले गए, और जा जाके लोगों को बता भी रहे थे कि बंगाल का डिवीजन यानी विभाजन बहुत गलत हुआ है। पार्टीशन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसने किया था वो आपको बताना है, किसने किया था। द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर्ड इट अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के लोगों ने यह कह दिया हमारे लिए शोक दिवस है, क्योंकि हम बंगाली बंगाल के हैं और हमें डिवाइड कर दिया गया, नहीं हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। और इस दिन सब लोगों ने व्रत यानी फास्ट भी रखकर विरोध किया था। उसके बाद कोलकाता में हड़ताल शुरू होती है, लोग नंगे पैर जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं कि भैया हमारे पाप जो मतलब इन्होंने बर्बाद, मतलब हमारे पाप धुल गए भाई, इनको कैसे भी करके धो दो बस। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता में वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, जो कि आपको पता है थीम सॉन्ग ऑफ वी है हमारा नेशनल मूवमेंट, थीम सॉन्ग है ना उसकी, वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देशभक्ति गीत लिखा था, अमार सोना बांग्ला, आप सबको पता है ये गीत। कमेंट में बताइएगा किस क्रिकेट टीम की नेशनल जो एंथम करते हैं उसमें वो आता है पेट्रियोटिक सॉन्ग। फॉर द ओकेशन विच वाज संग बाय द ह्यूज क्राउड्स, पूरी क्राउड ने रास्ते पे चलते अमार सोना बांग्ला गाया था। सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन इस दिन सेलिब्रेट किया गया, क्यों किया गया, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। रक्षाबंधन यानी हाथ पे कुछ बांधना, आप यहां पर आजकल राखी बांधते हैं, राखी इज लाइक ए मॉडर्न डे। उस समय एक धागा बांधा जा रहा था, धागा मतलब आपकी कलाई पे इस बात का सिंबल था कि हम सब एक है, यूनाइट है, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। हिंदू एंड मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी, क्या शो करने के लिए, अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ बंगाली। बंगाली कभी अलग नहीं हो सकते, देखिए हिंदू मुस्लिम अलग बात है, बंगाली बंगाली, बंगाली इंक्लूड्स हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई जो सब कुछ है मेरे भाई। एंड टू हाफ्स ऑफ द बंगाल नहीं होने इसके खिलाफ, दो टुकड़े इन्होंने। एक एक्सपीरियंस लीडर थे आनंद मोहन बोस, उन्होंने क्या रखा था, फेडरेशन हॉल की स्टैब्लिशमेंट रखी थी। कैसा हॉल, जहां पर क्या था, तमाम अलग अलग रिलीजन के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली, हिंदी बोलने वाले, बिहारी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, वहां आकर मीटिंग करते, आपस में एक दूसरे की बातें सुनते थे, रखते थे। सब यहां पर इकट्ठे हुए और सबने क्या प्लेज दिया, टू वो द फॉलो द स्वदेशी, हम स्वदेशी का पालन करेंगे, यानी कि हम अपने देश में अब सेल्फ गवर्नमेंट लाके रहेंगे। इन्होंने इस बात पे भी प्रेशर दिया कि हमको क्या करना है, मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा और लिवरपूल से आने वाला नमक नहीं लेना है, हम अपना नमक लेंगे भाई। सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट टैक्स था उसको हटाना है। चलिए ये टाउन हॉल आपको दिख रहा है, फेडरेशन हॉल। नेक्स्ट बात करते हैं सूरत स्प्लिट 1907, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी मूवमेंट की जो छाप है, जो देश में अपनी सरकार लाने की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में भी थी। ध्यान सुनिएगा, दोनों ही चाहते थे बट दोनों के तरीके बहुत अलग थे, तो उस वजह से थोड़ा सा मनमुटाव था। एसर्टिव नेशनलिस्ट कौन होते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट कौन है, अर्ली नेशनलिस्ट वो लोग थे जो अपने फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ के आए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। एसर्टिव नेशनलिस्ट जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग, इनके थोड़े काम करने के पैटर्न में अलग डिफरेंस था, ऑल्दो कि एम जो है वो सेम था।
दो assertive nationalists they wanted to extend the Swadeshi to the rest of India and make it a political mass struggle leading to Swaraj. उनका कहना है था कपड़ा तुरंत बंद करो, इनकी कोई बात मत सुनो, सिंपल अपनी लॉजिक रखो और इनसे कोई लेना देना मत करो. बट जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, हाउएवर दे डिड नॉट अप्रूव फॉर द होल ऑफ इंडिया. बोले अरे भाई सुन एक मिनट, बंगाल तक ही रहने देते हैं अभी, क्यों पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा है, काय को आग लगानी. क्योंकि अगर हमने पूरे हिंदुस्तान में एक साथ शुरू किया तो होगा क्या, जो अंग्रेजों की पॉलिसी है ना, पेटिशन एंड परसुएशन, याचना और कहलवाने वाली, काम करने वाली, उसके फिर ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मैं एक सिंपल हिंदी शब्द बताता हूं. अगर आपने पूरे हिंदुस्तान में चलाया तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ पिटाई होने वाली है, फिर मूवमेंट कहीं का भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. इनका कहना यह था, तो इसे भी फिलहाल बंगाल तक रहने देते हैं. Early nationalists did not want to extend open support to boycott, which was in conflict with their policy of petition and persuasion. क्योंकि वो थोड़ा सा अंग्रेजी स्टाइल की लैंग्वेज समझते थे, तो उनको पता था कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी है वो ऐसे कि पहले अपील करो, फिर उसको फॉलो अप करते रहो, फिर अंग्रेजों से बात बनवाओ. तो वो कह रहे यार इस पॉलिसी के खिलाफ है, हम अपील भी नहीं करने के रहेंगे, तुम मारकाट पहुंचा दोगे, ये सबको पीट पाट डालेंगे. बहुत सिंपल सी बात थी. Early nationalists and the assertive nationalists sank their differences and passed a resolution at the Calcutta session in 1906 condemning the partition of Bengal. Finally, दोनों जो अर्ली नेशनलिस्ट और जो एसर्टिव नेशनलिस्ट है, बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस तो था थॉट प्रोसेस को लेके, और ये कैलकाटा सेशन 1906 में बोला ठीक है यार भूलते हैं अपनी बात को, बट फिलहाल दोनों मिलकर पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ आवाज उठाते हैं. ठीक है, डिस्प्यूट जो इनके बीच के बहस थी, जैसे कि स्वदेशी का मुद्दा, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, ये सॉल्व ही नहीं हुआ. देखिए क्यों नहीं सॉल्व हुआ, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है. उनके अपने काम करने के तरीके, वो कह रहे स्वदेशी हम अपने स्टाइल चलाएंगे, ये कह रहे स्वदेशी हम अपने स्टाइल चलाएंगे, वो कह रहे नेशनल एजुकेशन हम अपने स्टाइल चलाएंगे, वो कह रहे हम अपने स्टाइल चलाएंगे. जो बेसिक बात थी वो वैसी की वैसी थी, बट फिलहाल मूवमेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने का. देयर वाज आल्सो डिसएग्रीमेंट ओवर द कैंडिडेचर ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. अब देखो नेशनल एजुकेशन के ऊपर लड़ाई है, स्वदेशी के ऊपर लड़ाई है, सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर लड़ाई, बहुत सारी चीजों पर लड़ाई है. अब लड़ाई प्रेसिडेंट को लेकर भी थी. प्रेसिडेंट किसका, कांग्रेस का. कांग्रेस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, वो कह रहे यार हम भी कांग्रेस का पार्ट है, तुम भी पार्ट हो, अब हम मिलके पार्टीशन ऑफ बंगाल को विरोध कर रहे हैं, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल होना नहीं चाहिए, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, मतलब हम सब एक है. तो तुम्हारा होगा कि हमारा होगा, अब इस बात पे बहस हो रही है. फाइनली दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इंसान थे जिनको दोनों साइड, एसर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट, दोनों रिस्पेक्ट करते थे, तो उनको 1906 में प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि दोनों की बात वो मतलब थी. 1906 में दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला, सेल्फ गवर्नमेंट आएगी, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में. अंग्रेजों ने कनाडा ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर रखा था, बट वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट थी, हमारे यहां भी ला दो. सेकंड, स्वदेशी एंड बॉयकॉट विल हैव द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस. जहां भी स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट करना होगा, वहां पे कांग्रेस यानी पूरी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन कंटिन्यूड. बट इंटरनल दिल की फीलिंग कैसे खत्म कर दोगे भाई, काम करने का जो तरीका है दोनों का अपना अपना है. वो एक बार फिर से बहस निकली 1907 जब सूरत स्प्लिट हो रहा था. वो कहा भाई हम तुम्हारे साथ नहीं, ये क्या तुम फालतू का करते हैं, हमको ऐसा नहीं करना बाबा. एसर्टिव नेशनलिस्ट प्रपोज द नेम ऑफ लाला लाजपत राय. क्यों था, 1907 में लाला लाजपत राय को एसर्टिव पार्टी वाले चाहते थे कि उनका प्रेसिडेंट अब इस बार हमारा बने. दादा भाई नौरोजी बन लिए, अब हमारा बनाओ. जबकि अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे रासबिहारी घोष. अगेन बंगाली नाम दिया उन्होंने, देख लीजिए कितना इंपैक्ट है. तो दो अलग अलग प्रेसिडेंट हो गए, बात तो बनी नहीं थी. When the session at Surat began in 1907, there was a utter confusion. जब सेशन स्टार्ट हुआ कंफ्यूजन थी, कौन बनेगा कौन बनेगा, जिसकी वजह से कांग्रेस के और नेशनलिस्ट के जो झगड़े हैं वो वापस एक बार दूर 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 हो गए. एंड फॉर 9 years इनमें ऐसे ही लड़ाई चलती रही और एसर्टिव और ये एक दूसरे से दूर रहे. द स्प्लिट इन द कांग्रेस वाज अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिशर्स टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन ऑफ देयर एडवांटेज. ब्रिटिशर्स तो चाहते थे में लड़ाई हो, और लड़ाई हुई. इस बात का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि भाई अब कांग्रेस के टुकड़े हमारे खिलाफ लड़ेगा कौन. सो दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन. अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई, किसने, ब्रिटिशर्स ने. कौन सी पॉलिसी अपनाई, कंसेशन एंड रिप्रेशन. कंसेशन क्या, कुछ चीजों में रियायत देना, डिस्काउंट देना, रिलीफ देना. रिप्रेशन मतलब दबाव देना, सप्रेस, बिठाना, मारना, पीटना. कंसेशन किसको दिया, ऑब्वियसली जो उनके टाइप के लोग थे, अर्ली नेशनलिस्ट. और रिप्रेशन किसके लिए किया, टू द अर्ली एसर्टिव नेशनलिस्ट. तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि अर्ली नेशनलिस्ट और मुस्लिम्स दोनों जो पुरानी सोच पे अंग्रेजों के पैटर्न पे चल रहे थे, उनको उन्होंने ढील दे दी कि ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं करे, बट इन एसर्टिव को हम तोड़ेंगे पकड़ के. तो ये होने लगा. सूरत स्प्लिट हुआ, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट अल्टीमेटली कमजोर पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी लड़ाई इस बात को ले बैठी. द अर्ली नेशनलिस्ट हाउएवर वर लार्जली एबल टू कैप्चर द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन. हम सबको पता है कि एसर्टिव नेशनलिस्ट की एक बात आप ध्यान में बिठा लो, ये लोग एग्रेसिव टाइप के हैं. इनकी जो नंबर ऑफ मेंबर थे इन कांग्रेस बहुत कम था, बट अर्ली नेशनलिस्ट शुरुआत से कांग्रेस का जुड़े हुए थे, वो उनका नंबर ज्यादा था. एंड इलाहाबाद कन्वेंशन हेल्ड इन अप्रैल 1908 स्प्लिट वाज फॉर्मलाइज्ड. तो इस 1908 में आपको जो स्प्लिट हुआ था वो बिल्कुल फॉर्मल रूप से डाल दिया गया कि हाँ सूरत स्प्लिट जो वो हो चुका है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे एसर्टिव नेशनलिस्ट के, मैं बता देता हूं. इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, आज ही स्वराज दो, निकलो हमारे देश से बाहर. दिस मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस
नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट एज इन द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। हमको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की तरह जैसे ये अर्ली नेशनल चाह रहे हैं, वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, पूरा वाला, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। आज ही देश छोड़ के जाओ। अब ये बात तो अर्ली नेशनलिस्ट को पता था कि ये बात एकदम से होने वाली नहीं है, इसलिए लड़ाइयां चल रही थी। क्या क्या मेथड थे? मेन फोकस थे ऐसे नेशनलिस्ट के कि भाई लार्जर शेयर फॉर इंडियंस का हो इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ये एसर्टिव नेशनलिस्ट का मेन एम कैसा है मैं समझाता हूं हम लोगों को। बहुत सिंपल सी बात है। जो रासबिहारी, मतलब रासबिहारी कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस वाली टीम और एसर्टिव नेशनल वाली टीम ये चाहती थी कि जो इंडिया में जो ब्रिटिश पोस्ट है, सरकारी पोस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उन पे ज्यादा से ज्यादा इंडियन हो, एंड टू एंड ब्रिटेन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया। और जो ब्रिटेन यहां से धंधा करके पैसा लूट के जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। उनका मानना था दैट these objectives could not be realized without pressure tactics and some kind of direct action। अब एसर्टिव नेशनलिस्ट को बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लोग डायरेक्ट एक्शन में विश्वास रखते थे। किसी ने गलत किया, कल ही जाके गोली मार के उड़ा दिया। इस बात को ना तो गांधी जी अप्रूव करते थे ना कांग्रेस, तो ये बुरे लगते थे उन लोगों को। प्रेशर टैक्टिक्स, इनको दबाव बनाना आता था। किसी अंग्रेज को किडनैप कर लिया, उसकी टीम से पूरा काम करा लिया। Hence, they adopted the policy of non-cooperation and resistance to unjust act of the British government। इनको सीधी एक बात समझ आती है, नॉन कॉपरेशन कहना नहीं मानेंगे, अनजस्ट एक्ट जो उनके खिलाफ जो है रजिस्ट करेंगे, बुरा करने से रोकेंगे। इसलिए इन्होंने न्यू स्लोगन दिए थे नेशनल मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, मास एजिटेशन, सेल्फ रिलायंस। ये इनकी दी हुई टर्म है। बेसिकली आपको देखकर कहीं भी नहीं लग रहा होगा इनमें प्यार की बात है या इनमें कहीं पेटिशन की बात है, सीधा मारधाड़ की बात है। द मेथड्स जो उन्होंने अपनाए थे वो 4 तरीके अपनाए थे। स्वदेशी, स्वदेशी मींस प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वन ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है जो जरूरी सामान आपको आपके देश में चाहिए, अपने देश में बनाइए, उसको अपने आप यूज कीजिए विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए, विदेशी आइटम पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये जो आइडिया था स्वदेशी का, इसके लिए उन्होंने क्या किया? फॉरेन कपड़े जलाए, नमक छोड़ा, उनका शुगर छोड़ा, इंडिया के बनी हुई चीजों को ही पहनेंगे, खाएंगे और ऐश करेंगे। बॉयकॉट की बात करते हैं। ये दोनों एक तरीके की सेम बातें हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। देखिए, जब आप उन्हें भगाई देंगे, स्वदेशी अपना रूल आ ही जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया। एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे हैं तो स्वदेशी तो आना ही है। तो दोनों एक ही बात है। तिलक ने एक बार बोला था, व्हेन यू एक्सेप्ट स्वदेशी, जब आप स्वदेशी एक्सेप्ट करते हो, यू मस्ट बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ऑब्वियसली बात है। अगर आपकी शादी किसी लड़की से होती है तो आपको बाकी की लड़कियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में स्वदेशी आइटम कर रहे हो तो फिर विदेशी आइटम्स को तो छोड़ना होगा, बॉयकॉट करना होगा। इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी वाज डिजाइन्ड टू एनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज एंड टू प्रोवाइड द पीपल विद मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब आप इंडियन सामान को यूज करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री ग्रो होंगी। इंडिया में जब इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो वो लोगों को रोजगार देंगी, ये सब होगा। इट ऑल्सो इज प्रूव्ड द मोस्ट इफेक्टिव वेपन फॉर हार्मिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ये सबसे खतरनाक वेपन जो है, तिलक जी ने बोला था। क्यों बोला था? अगर जब ब्रिटिश का सामान ही कोई नहीं खरीदेगा, उनकी इंडस्ट्री को चलने ही नहीं देंगे, तो अपने भाग जाएंगे डर के। क्योंकि आए तो अल्टीमेटली वो हमसे पैसा कमाने देना भाई, पैसा कमाने। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन। नेशनल स्कीम बनाई थी नेशनल एजुकेशन के लिए, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी वो कंट्रोल करते थे, जितनी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी बाय कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स, उनको हटाना था। एसर्टिव नेशनलिस्ट ट्राइड टू एनलिस्ट द स्टूडेंट इन दिस सर्विस। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने इस जो ग्रुप है उसमें शामिल किया। When the British government threatened to take disciplinary action against the student, और जब स्टूडेंट एसर्टिव नेशनलिस्ट के साथ जुड़े और ब्रिटिश ने धमकी दी कि तुमको मारेंगे, काटेंगे, तो नेशनल लीडर एडवोकेटेड नेशनल यूनिवर्सिटीज दैट वर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो फिर नेता बोले, यार ये कैसी बात है? अगर कोई बच्चा उठ के सच का साथ देना चाह रहा है तो ये पढ़ने की धमकी दे रहे। मतलब अच्छा है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी हो तो फिर बच्चा हमारे साथ रहेगा, तो कल को कोई धमकाएगा कौन? तो हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नेशनल स्कूल जो वो इसीलिए ईस्ट बंगाल में बनाए गए, ताकि ब्रिटिशर्स ये ना धमकी दे कि अगर तुमने यहां से छोड़कर रैली की, हमारे खिलाफ गए, तो स्कूल से निकाल देंगे। चलिए, पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है? Assertive leaders believed in adopting the policy of non-violent resistance and vigorous political action to achieve their aims। वो कहते हैं ठीक है, हम वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट एक्शन लेंगे, कुछ भी करे, मारेंगे काटेंगे, बट तरीके आते हैं हमको काम करेंगे, धरना देंगे, दबाव बनाएंगे, डर बनाएंगे, खौफ बनाएंगे, पॉलिटिकल एक्शन लेंगे अपने मतलब बनाने के लिए। उनका मानना था कि पॉलिटिकल राइट्स कुड नॉट बी बोर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग राइट्स एंड क्लेमिंग देम। वो कहते हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट है ना, ये जो कांग्रेस पार्टी पुरानी बनी हुई है, इनके बस की नहीं है। क्यों नहीं है? इनको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना या भीख मांगनी है। इनको ये कंफ्यूज्ड है। So therefore ask the people to refuse to the cooperate with the government, to boycott government service, court, school। बोले यार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ो, सब त्यागो, स्कूल कॉलेज सब छोड़ो, इनका सीधा सीधा अपोज करो। और क्या करना है आपको? सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ और भाई साहब अपने जो गोल है, देश को आजाद करने का जो गोल है, उसकी तरफ बढ़ो। अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो करो। नेक्स्ट इज बिसाइड द अबव सेड, आई थिंक ये नहीं है। बिसाइड द अबव सेड मेथड, अदर मेथड भी उन्होंने अपनाए थे, जैसे कि रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म क्या होता है? एसर्टिव नेशनलिस्ट रिवाइव सेल्फ रिस्पेक्ट बाय रेफरिंग टू इंडियाज पास्ट ग्लोरी। देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमारी इज्जत धोके रख दी थी। उनका कहना था कि बेचारे अनपढ़, गंवार, कमजोर आदमी,
और जो एसर्टिव नेशनलिज्म बोला, इतिहास जान के देखो, प्राचीन काल से हम कितने सोने की चिड़िया, कितना हम देश बच्चा था। दिस लीडर प्लान द नेशनल मूवमेंट ऑन पीपल रिलीजियस बिलीफ। तिलक रिवाइव द शिवाजी फेस्टिवल। ये इसलिए रिवाइवल हो रहा था कि लोगों को अपने पास से कनेक्ट किया जा सके, उनके अंदर वो ग्लोरी आ सके, वो फीलिंग आ सके सेक्रीफाइस करने की, लड़ने की। तो शिवाजी फेस्टिवल तिलक जी ने स्टार्ट किया 1895 में। एसर्टिव नेशनलिस्ट प्रेजेंटेड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी एज नेशनल हीरोज, नॉट ये फिल्म स्टार नहीं, ठीक है। Whose memory could inspire the masses to fight for their country। इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने देश, वतन, अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई ना लड़ी। तो इनकी यादें दिखा रहे थे। पर्सनल सेक्रीफाइसेस। द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट यूज सेल्फ रिलायंस एंड रेडी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस, सफरिंग एंड हार्डशिप टू अचीव देयर गोल। पर्सनल सेक्रीफाइस पे फोकस कर रहे थे। एक तरीका ये था, उनका कहना ये था अर्ली एसर्टिव नेशनलिस्ट का, देश के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े ना तो तैयार रहना, अगर कोई मुश्किलों के साथ आपको जूझना पड़े तो भी तैयार रहना। मास मूवमेंट, उन्होंने बोला कि भाई साहब देखिए, मास जो होता है, मास मतलब समझ लो, अगर मैं अकेला लड़ने जाऊंगा तो मैं शायद देश को आजादी करा पाऊंगा, बट अगर हम सब जाएंगे, प्लस हमको आजादी चाहिए, तो हमको उसके लिए मास एक्शन करना होगा, यानी कि सबको एक साथ लड़ना होगा। दे अराउज द मासेस बाय इन्फ्लुएंसिंग देम विद देयर सैक्रिफाइसेस एंड सफरिंग। तो लोगों को कैसे इंस्पायर करते थे? काम पे आने के लिए, अपने साथ लाने के लिए। यार तुम्हारी इतनी समस्या है, तुम्हारे गांव में ये सब चल रहा है, शिट यार तुम तो मतलब बहुत परेशान चल रहे हो, तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये लोग बातें करते थे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोग आते हो इस चैनल पे, वीडियोस देखते हो, उसके बाद एक छोटा सा सब्सक्राइब, वो आपका सब्सक्राइब ना मेरी मतलब एक ब्लड की एक बूंद बढ़ा सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर मेरे साथ हो ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं सोशल स्टडीज के लिए, जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया।